मैं नहीं जानती यह सिलसिला कब से शुरू हुआ, लेकिन बस इतना पता है कि मैं जब 10 साल की थी तो उस समय वो 8 साल का था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं अपने चाचा का हाथ थामे इस घर में पहुंची थी, जो मेरा ददिहाल था, लेकिन मैं पहली बार यहाँ आई थी। मैं हिचकियों से रो रही थी। बड़े से आंगन में एक तख्त पर बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। कुछ औरतें बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। 2 मर्द भी थे, लेकिन सभी मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी गजबनाक नजरों को देखकर मैं अपने चाचा के बिल्कुल पीछे जाकर छुप गई थी। मेरा हाथ अब भी चाचा के हाथ में था, जो कि अब डर के मारे ठंडा पड़ चुका था। मेरे चाचा मुझे अपने साथ लेकर उस तख्त तक पहुँचे। कहने लगे, अम्मा जान, यह विवेक की बेटी है। दोनों पति पत्नी हादसे का शिकार होकर जान गंवा बैठे हैं। यह पोती है आपकी, अब यह इसी घर में रहेगी। यह सुनना था कि तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत, जो कि रिश्ते में मेरी दादी लगती थी, चिल्ला कर कहने लगी, हरगिज नहीं, इस गंदे नाले की गंदगी को वहीं पर छोड़ आओ जहां से उठाकर लाए हो। मैं इसे कभी अपने घर की इज्जत नहीं बनाऊंगी। मेरे चाचा कहने लगे, यह आपके बेटे की औलाद है। अम्माजन, कुछ भी हो, हम अपने खून को यूं बाजार की रंगीनियों में नीलाम नहीं कर सकते। हमारी गैरत यह गवारा नहीं करती। मेरी दादी कहने लगी, इसकी माँ मेरे बेटे को खा गई। अपनी अदाओं से उसने मेरे बेटे को फांस लिया। अरे, यह भी अपनी रगों में एक तवायफ का खून ही रखती है। देख लेना, कल को किसी न किसी से मुंह काला करा बैठेगी। हमारी इज्जत की अर्थी निकाल कर रख देगी। राजेश, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि गला घोट कर मार डाल इस कल मुही को, या जिंदा जलाकर भस्म कर दे, पर ये इस घर में नहीं रहेगी। मेरी दादी का गुस्सा एक पल भी कम होने को तैयार न था। वह यूं मुझ पर चिल्ला रही थी कि जैसे मेरा ही सब कुछ दोष हो। मैं उस वक्त 10 साल की थी, इसलिए नहीं जानती थी कि तवायफ किसे कहते हैं, बाजार की रंगीनियों का नाम किसे दिया जाता है। मेरी माँ की क्या गलती थी, या मेरे बाप ने क्या गलती की थी कि मेरे माँ बाप के मरने पर भी सिवाय एक चाचा के कोई भी उनकी मौत पर आंसू बहाने नहीं आया था। मैं शहर में रहती थी। मैंने अपनी माँ को कभी भी बेहुदा कपड़े पहने नहीं देखा था, बल्कि मेरी माँ तो बहुत ही धार्मिक औरत थी। सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना करना ही उनका सबसे पहले काम होता था। मेरी माँ ने मेरी परवरिश भी ऐसे ही की थी। बहुत ही कम उम्र में मुझे हमारी धार्मिक किताबों के बारे में सब कुछ सिखा दिया था। मैं स्कूल भी जाती थी। मेरी जिंदगी वैसे ही गुजर रही थी जैसे कि शरीफ घरानों में बच्चों की गुजरती है। हाँ, लेकिन मैंने ना तो कभी अपना ननिहाल देखा था और ना ही ददिहाल। मेरे लिए तो सब कुछ मेरे माँ बाप ही थे, जो एक हादसे का शिकार होकर मौके पर ही अपना दम तोड़ चुके थे। मैं तो एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही थी। जब से मुझे मालूम हुआ था कि मेरे माँ बाप दोनों ही कार हादसे में मर चुके हैं, तो मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो मैंने अपने चाचा को अपने पास देखा था, या फिर आज पड़ोस की कुछ औरतें थी। बड़ी मुश्किल से मैंने यह सदमा बर्दाश्त किया था। चाचा ने ही मेरे सर पर हाथ रखा था और मेरे माँ बाप के अंतिम संस्कार के बाद मुझे अपने साथ लेकर गांव आ गए। मेरे दादा इस गांव के सरपंच थे। लोगों में उनकी बहुत इज्जत थी। उनके मरने के बाद इस गांव में दादी को उतनी ही इज्जत की नज़र से देखा जाता था। गांव का कोई भी फैसला होता मेरी दादी ही किया करती थी। पैसे की खूब रेल पेल थी, लेकिन मेरे पापा को एक तवायफ से मोहब्बत हो गई। वह दिल्ली में काम के सिलसिले में जाते थे, तो वहीं उनके दोस्त उन्हें बाजार की रंगीनियों में ले गए। वहीं उन्हें मेरी माँ से मोहब्बत हो गई और उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली और उन्हें एक इज्जत की जिंदगी देना चाहिए। लेकिन जब गाँव लेकर गए तो एक तूफान था जो आ चुका था। मेरी माँ को तो किसी ने भी ससुराल में स्वीकार ही नहीं किया था, बल्कि उनके साथ साथ मेरे पापा को भी जायदाद से बेदखल करके धक्के मार के घर से निकाल दिया। मेरे पापा शहर आ गए और वहीं पर नौकरी करने लगे। मेरे यही चाचा कभी कभी मेरे पापा से मिलने आते थे, इसलिए मुझे उनकी पहचान थी। मैं यहाँ आ तो गई थी, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई भी अपना नहीं था। सबके चेहरों पर मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा था। मैं डरी सहमी चाचा के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मेरी दादी की कहर भरी नजरें मुझ पर जमी थी। मेरा दिल यूं था जैसे कि किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा हो। मैं बेहद डरी हुई थी। उस बड़े आंगन में मेरे एक ताया और एक चाचा और उनकी पत्नी और बच्चे खड़े थे। मैंने डरी सहमी नजरों से एक एक को देखा था। वो 8 साल का बच्चा सबसे कोने में खड़ा था और मुझे बड़े गौर से देख रहा था। रमेश चाचा दादी की विनती कर रहे थे कि वानी को घर के किसी कोने में पड़ा रहने दो, लेकिन इसे घर से बाहर मत निकालो। यह घर के सारे कामकाज कर लिया करेगी, लेकिन इसे एक पनाह की जरूरत है। राजेश चाचा के विनती करने पर मेरी दादी ने बड़ी मुश्किल से हामी भरी थी। कहने लगी, यह जो आंगन में पुराना कमरा है ना, जिसमें काठ कबाड़ भरा पड़ा है,
इस लड़की को बोलो कि वहीं कोने में अपना बिस्तर लगा ले और हमारी अनुमति के बगैर यह कुछ भी नहीं करेगी। राजेश चाचा मेरा हाथ पकड़कर मुझे सामने बने एक स्टोर रूम के पास ले गए, जिसका लकड़ी का दरवाजा था। उसकी कुंडी खोलकर जब दरवाजा खोला तो पूरे कमरे में अंधेरे का राज था। चाचा ने छोटा सा बल्ब जलाया तो वहां पर घर के फालतू सामान के अलावा कुछ न था। मुझे उस समय अपना आप भी एक फालतू सामान की तरह ही लग रहा था। राजेश चाचा ने ही कमरे की थोड़ी बहुत सफाई की थी और वहां एक कोने में मेरा बिस्तर लगा दिया। मैं आज तक कभी अकेली नहीं सोई थी। मुझे अकेलेपन से डर लगता था। मेरी माँ ही मेरे साथ सोती थी। हाँ, मेरे सोने के बाद वह दूसरे कमरे में चली जाती थी, लेकिन अगर बीच में मेरी आँख खुल जाती है तो मैं रोने और चिल्लाने लगती थी। मुझे अंधेरे और अकेले कमरे से बहुत डर महसूस होता था, लेकिन यहाँ कोई न था, इसलिए मैं खामोशी से कोने में बैठ गई। तो चाचा कहने लगे, कुछ खाओगी? भूख तो मुझे लगी थी। मैंने हाँ में से हिला दिया। मेरे चाचा मुझे वही कमरे में बिठाकर बाहर चले गए, लेकिन जब वापस आए तो 2 सूखी रोटियां और उस पर एक अचार का पीस रखा हुआ था। कहने लगे, यह खा लो। अभी अम्मा जान गुस्से में है, इसलिए तुम्हें इसी पर गुजर बसर करना पड़ेगी, लेकिन देखो जैसे ही अम्मा जान का गुस्सा कम होगा तो तुम्हारा समय भी बदल जाएगा। वह सब देखकर अपने माँ बाप की याद मुझे फिर से आई थी। मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। मेरे माँ बाप ने तो कभी मुझे बासी रोटी भी नहीं खिलाई थी। मेरी माँ मुझे हमेशा ताज़ा रोटी देती थी, लेकिन माँ बाप के साथ मेरी सारी खुशियाँ भी खत्म हो चुकी थी। मैंने दरवाजे के बाहर देखा तो वही 8 साल का बच्चा दरवाजे की ओट से मुझे रोते हुए देख रहा था। राजेश चाचा ने उसे देखा तो वह उन्हें पापा कह रहा था। शायद उनका बेटा था। चाचा उसे कमरे से बाहर ले गए। समय यूं ही गुजरने लगा था। सारे घर के काम धीरे धीरे मेरे जिम्मे लगने लगे। मुझे ना तो मेरी चाचियाँ अच्छा समझती थी और ना ही उनकी औलादे सिवाय एक के। शुरू के कुछ महीने तो वो बस मुझे गौर से देखता रहता था। ना तो उसने आज तक मुझसे बात की थी, ना ही कोई अपना काम कहा था। वह मेरे सबसे छोटे चाचा राजेश का इकलौता बेटा था। सगा बेटा नहीं था। उन्होंने उसे गोद लिया था। शादी के 5 साल तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई तो उन्होंने डॉक्टरों से चेकअप करवाया था, जिसमें पता चला कि मेरी चाची कभी मां नहीं बन सकती और चाची की बहन ने उन्हें अपना बेटा गोद दे दिया, ताकि चाची का घर न टूटे और चाचा कहीं दूसरी शादी न कर ले। उसका नाम राजवीर था, सबसे छोटा था, इसलिए सबका लाडला भी बहुत था। लेकिन एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मेरे हाथ से शीशे का गिलास टूट गया, जिस पर एक जोरदार थप्पड़ अम्मा जान ने मेरे मुंह पर दे मारा। कहने लगी, अंधी हो गई है क्या? इतना कीमती गिलास तूने तोड़ दिया। आज तो मैं तुझे भूखा रखूंगी। एक दिन तू भूखी रहेगी तो अगले दिन काम भी ठीक से करेगी। मेरा कान बुरी तरह से मरोड़कर मेरी दादी मुझे किचन से बाहर ले आई और मुझे कमरे में धकेल कर फेंक दिया। मैं अपने बिस्तर पर जाकर गिर गई और रोने लगी। वहाँ कोई ऐसा ना था जो मेरे आंसू पोंछता। राजेश चाचा ने भी दोबारा पलटकर नहीं पूछा था। भूख के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। राजवीर दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। छोटे छोटे कदम उठाता हुआ वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, क्यों रो रही है आप? मैं उस वक्त दोनों घुटनों पर बाजू फैलाए अपना मुंह अपने बाजू में छुपाए रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर मैं चेहरा उठाकर उसे देखा और कहा, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, यह किस्मत क्या होती है? मैंने कहा, तुम छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। कहने लगा, इतना भी छोटा नहीं हूँ। मुझे दुख होता है जब दादी जान और घर के सब लोग आपको बुरा भला कहते हैं। कुछ देर तो मैं उसे हैरत से देखती रही कि जब बाकी घर वालों को मुझ पर दया नहीं आती है तो इसे क्यों दुख होता है। अभी मैं यह सोच रही थी जब उसने अपने हाथों से मेरे आंसुओं को पोंछा था। मैंने जब उस छोटे से बच्चे को देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू झिलमिल रहे थे। उस वक्त एक वही इंसान था जो मुझे अपना लगा था, या शायद वह बच्चा था, और बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। उसे कोई मतलब नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरी माँ को किस नाम से बुलाया जाता है। मैंने एकदम ही उसे अपने साथ लगा लिया और फुट फुट कर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे यहाँ कोई भी प्यार नहीं करता। मेरे माँ बाप ना जाने क्यों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो जाती है और फिर अम्मा जान के हाथों मुझे मार खानी पड़ती है। मैं उस छोटे से बच्चे से न जाने क्यों अपने दिल की हर बात कह रही थी, रो रही थी। शायद राजवीर से ही मुझे हमदर्दी के 2 बोल सुनने को मिले थे। उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया था। फिर तो जैसे यह सिलसिला जारी हो गया था। राजवीर हमेशा मेरे पास उस समय आता जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते थे।
धीरे धीरे मुझे राजवीर की आदत होने लगी थी। मैं दिन भर की हर कड़वाहट जब तक रात में राजवीर से कह ना देती मुझे सुकून नहीं मिलता था, और वह भी किसी अच्छे दोस्त की तरह से मेरी सारी बातें खामोशी से सुनता था। मेरे बहते आंसुओं को न जाने कितनी बार उसने अपने छोटे छोटे हाथों से साफ किया था। समय यूं ही गुजरने लगा था। मुझे ना तो किसी ने स्कूल में दाखिला करवाया ना ही पढ़ाया, लेकिन राजवीर जब भी स्कूल से आता है तो मुझे भी पढ़ा लगता। अपना बैग खोलकर मेरे पास बैठ जाता और वह मुझे सब कुछ सिखा देता। पढ़ाई में मेरा दिमाग पहले से ही तेज था। जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ थी उसे समय 4th क्लास में थी। अब राजवीर जो भी मुझे पढ़ाता था फौरन मेरे दिमाग में बैठ जाता था। 2 साल बीत गए थे, मैं 12 साल की हो चुकी थी, लेकिन अम्मा जान का दिल मेरी तरफ से जरा भी नरम नहीं हुआ। अब भी मुझे सूखी रोटी के साथ कभी अचार, कभी प्याज और कभी हरी मिर्च ही मिलती थी। लेकिन राजवीर अपनी प्लेट में ज्यादा खाना ले लेता और फिर अपना बचा हुआ खाना किचन में रख देता था। जब रात को सब सो जाते तो मुझे लाकर दे देता। कभी स्कूल के पैसों को बचाकर मेरे लिए खाने की चीज ले आता। समय यूं ही गुजरने लगा। मैं 17 साल की हो चुकी थी और राजवीर 15 साल का था। उन्हीं दिनों मेरे बड़े ताऊजी का बेटा, जो कई सालों से विदेश में पढ़ाई करने गया था, वह वापस आ गया। मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत औरत थी, इसलिए मैंने भी उन्हीं का हुस्न चुराया था। मेरी गोरी सफेद रंगत, भूरी आंखें, ब्राउन बाल जो कमर तक झूलते थे। 17 साल की उम्र में मेरी खूबसूरती अपनी जवानी पर थी। जो भी मुझे देखता हूँ बस देखता ही रह जाता। मेरी ताया की बेटी के लिए आने वाले रिश्ते मुझे पसंद करके जाते तो वह दिन मेरे लिए बहुत ही तकलीफ भरा गुजरता था, क्योंकि मुझे अपनी ताई जी से बहुत ज्यादा मार खाने को मिलती थी। वह कहती कि तेरी वजह से मेरी बच्ची घर बैठी रह जाएगी। दादी गुस्से से कहने लगी, तबायफ है तो अपनी अदाएं तो दिखाएगी ही, लेकिन मैं भी इसको किसी के साथ नहीं ब्याहूंगी। इसे मैं सारी जिंदगी अपनी नौकरानी बनाकर रखूंगी। इसकी सारी जवानी यही गला के रख दूंगी। दादी की नफरत अब भी अपनी जगह पर रुकी हुई थी। मैं किचन में खाना बना रही थी जब बाहर शोर उठा था। मैं जानती थी मेरे ताया का बेटा बाहर देश से वापस आया है, लेकिन मैं वहां नहीं गई क्योंकि मेरे चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उस दिन मेरी ताई जी ने मुझे बहुत मारा था। होंठ के पास हल्का हल्का खून बह रहा था। ताई जी से मार खाने के बाद भी मैं किचन में सारा काम कर रही थी कि जब तेजी से राजवीर किचन में आया। मुझसे कहने लगा कि नील भाई आए हैं, आप नहीं मिलेंगे उनसे। मैंने अचानक ही उससे अपना चेहरा छुपाने के लिए दुपट्टा अपने चेहरे पर डाल लिया। उसकी तरफ से मेरी पीठ थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, बस खाना बनाकर सो जाऊंगी। आज बहुत नींद आ रही है। न जाने राजवीर कैसा था, मेरे बात करने के अंदाज से ही समझ जाता था कि मैं किसी तकलीफ से गुजर रही हूँ। फौरन से वह मेरे पास आ गया। उसे अपने पास देखकर मैं फटाफट से उसकी तरफ से पीठ कर ली थी कि कहीं वह मेरे चेहरे पर जख्म का निशान देख ना ले, लेकिन मैं कहाँ उसे कुछ भी छुपाने की आदी थी। उसने मेरे दोनों बाजू से मुझे पकड़ा और अपने सामने खड़ा किया। मेरे चेहरे से दुपट्टा पीछे किया। मेरे जख्मी चेहरे को देखकर उसकी आंखें लाल हुई थी। कहने लगा, ताई जी ने मारा है ना आपको? मुझे कहाँ उसे कुछ बताने की जरूरत पड़ती थी। वह तो मेरी आंखों से मेरे दिल का हाल पढ़ लेता था, जान जाता था कि मुझे किसने तकलीफ पहुंचाई है। मैंने अपने आंसू साफ किए। मैंने कहा, शायद मैं हूँ ही बदनसीब। काश कि मैं कोई काली कलूटी होती, मेरा चेहरा बदसूरत होता ताकि सुरभि का आने वाला रिश्ता उसे ही पसंद करता, मुझे नहीं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि इग्नोर करें इन सबको, कोई जरूरत नहीं है किसी की भी परवाह करने की। जब तक आप जुल्म सहती रहेंगी यह लोग जुल्म करते रहेंगे। ना खुद उनके सामने बोलती हैं और ना मुझे बोलने देती हैं। जब से वह कॉलेज में आया था और उसने मुझसे कुछ ऊंचा कद निकाल लिया था, मुझे यही कहता था कि अब अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो मैं उसका हाथ पकड़कर तोड़कर रख दूंगा। लेकिन मैं उसे मना कर देती, अपनी कसम देने लगती, क्योंकि मैं जानती थी अगर उसने मेरे लिए आवाज उठाई तो मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया जाएगा। मेरी कसमों के आगे वह बेबस हो जाता। फिर कहने लगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको अपने साथ बहुत दूर ले जाऊंगा। मैं उसकी ये बातें हंसकर टाल जाती। खाना बनाकर जब मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा तो पहली बार नील ने मुझे देखा था। मैंने अपना आधा चेहरा छुपाया हुआ था क्योंकि जख्मी चेहरा मैं किसी को भी दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी तेज नजरों से मैं नर्वस होने लगी थी। इसलिए खाना लगाने के बाद मैं जब वहां से जाने लगी तो उसने अम्मा जान से कहा कि अम्मा जान, यह लड़की कौन है? अम्मा जान के चेहरे पर एक नागबारी से छा गई थी। कहने लगी, नौकरानी है हमारी, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, चुपचाप अपना खाना खाओ। लेकिन खैर वह शायद जान चुका था कि मैं कौन हूँ।
नील एक खूबसूरत नौजवान लड़का था, लेकिन मैं उसके सामने जाने से कतराती थी, और उसकी वजह थी उसकी तेज नजरें, जो मुझे अपने शरीर पर किसी आरे की तरह महसूस होती थी। कहने को तो वह मेरे ताया का लड़का था, लेकिन शायद उसे रिश्तों की मर्यादा का कोई एहसास ही नहीं था। वह मुझे ऐसी गंदी नजरों से देखता कि मैं अंदर तक कांप जाती थी। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा मुझे देख रहा है। पहले तो मुझे अपना यह वहम लगा। सर्दियों की रातें थी, इसलिए सब लोग अपने अपने कमरों में जल्द ही चले जाते थे। किचन आंगन में था और आंगन बहुत बड़ा था। इतने बड़े खुले आंगन में सिर्फ एक किचन और एक स्टोर रूम ही था जहां मैं रहती थी। मैंने पलट कर देखा तो किचन के दरवाजे पर नील हाथ बंधे खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। शायद उसकी नजरों की वजह से ही मैं उलझी थी। उसे यूं किचन के दरवाजे पर देखकर मैं परेशान हुई थी, इसलिए जल्दी जल्दी सिंक में रखे बर्तनों को धोया और किचन से बाहर जाने लगी। लेकिन वह दरवाजे के सामने खड़ा था। वह दरवाजे से पीछे जाता तब ही मैं बाहर जा सकती थी। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है, सामने से हटे। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। हालांकि मैं लंदन से आया हूँ, लेकिन वहाँ की गोरी लड़कियों में भी ऐसी खूबसूरती और मासूमियत नहीं है जैसे कि तुम्हारे चेहरे पर है। कसम से तुम्हें देखकर नजरें हटाना भूल जाता हूँ। यह कहते हुए नील ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं यूं थी कि जैसे काटो तो खून नहीं। आज तक मैंने कभी किसी से अपनी ऐसी तारीफ नहीं सुनी थी। मैं नील से अपना हाथ छुड़ा रही थी। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़े, यह क्या कर रहे हैं आप? वो कहने लगा, तुम्हें देखकर तो मेरे अंदर के जज्बात काबू में नहीं आ रहे। फिर जब से यह पता चला है कि तुम छोटे चाचा की बेटी हो और तवायफ का खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस हुस्न से अपना दिल बहला लूं। यह सुनकर तो मेरा रंग एकदम उड़ गया था। वह मेरे कान के करीब अपना चेहरा लाकर धीरे से कहने लगा, $1 में पैसे दूंगा तुम्हें। इतनी तो तुम्हारी माँ को भी एक रात के कभी नहीं मिले होंगे। शब्द थे या जिल्लत का जोरदार तमाचा। मैं बर्दाश्त न कर सकी और मैंने दूसरे हाथ से खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और चिल्लाकर कहने लगी, मुझसे से आगे से कभी इस तरह से बात करने की कोशिश भी मत करना। मेरा इतना कहना था कि उसने मेरे बाजू को दबोचकर पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्लाई कि मुझे बचाओ, लेकिन नील मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मेरी आवाज सुनकर सबसे पहले राजबीर वहां पहुंचा था। नील के हाथ में मेरा हाथ देखकर उसने नील का गिरबान पकड़ लिया। फौरन से मेरा हाथ छुड़ाया। मैं रोते हुए राजबीर के पीछे छुप गई। मैं वैसे ही डरपोक थी, सहारा ढूंढने वाली डरपोक सी। राजवीर की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। उसने बुरी तरह से नील का गिरबान झिझोड़ रख दिया था। कहने लगा, हिम्मत कैसे हुई वानी का हाथ पकड़ने की? राजबीर की तेज आवाज पर अम्माजन, चाचा, चाची, ताई सब उठकर कमरों से बाहर आ गए थे। मैं राजबीर के पीछे लगी रोए जा रही थी। नील ने सबको देखकर राजवीर से अपना गिरबान छुड़ाया। कहने लगा, क्या बदतमीजी है राजबीर, इस झूठी लड़की के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे मैं तो बाहर से अपना चार्जर लेने आया था और ये मुझसे कहने लगी, जरा किचन में मेरी बात सुन ले। मुझे लगा उसे कोई काम होगा, इसलिए मैं किचन में आ गया और वहाँ यह मेरे सीने से लग गई और मेरे साथ गलत हरकतें करने लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैं तो इसे अपना आप छुड़ा रहा था कि तभी उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगी, अगर आज की रात तुम मेरे कमरे में नहीं आए तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। नील ने सबके सामने मुझे ही झूठा और बदकिरदार साबित कर दिया था। मैं जोर जोर से में सिर हिलाने लगी। मैंने कहा, यह झूठ है, लेकिन अम्मा जान और चाचा ताया सभी मुझे बुरा भला कहने लगे। यहाँ तक कि आज तो राजेश चाचा ने भी मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। लेकिन राजवीर कहने लगा, मैं नहीं मानता कि वानी ने यह बात कही है। मैं वानी को अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन राजवीर अभी इतना बड़ा न था कि उसकी बात को अहमियत दी जाती। अम्मा जान मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तो राजवीर ने उनका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर सबके सब हैरत में डूब गए थे। राजवीर कहने लगा, खबरदार, जो आज के बाद किसी ने वानी को हाथ भी लगाया। यह सुनना था कि चाचा उसके सामने आ गए। कहने लगे, तुम कौन होते हो इस झूठी और तवायफ की बेटी के सामने दीवार बनने वाले? वो कहने लगा, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को सिर्फ यही नजर आता है कि वानी की माँ तवायफ थी। क्या यह नजर नहीं आता ये आपके खानदान का खून है, आपके बेटे की औलाद है। इसके पापा आपके ही बेटे थे, इसका मतलब यह आपके खानदान के खून थे और वानी भी आपके खानदान का खून है। इतना सुनना था कि एक जोरदार थप्पड़ राजेश चाचा ने राजवीर के मुंह पर मारा था। कहने लगे, बहुत जवान चलानी आ गई है तुम्हें।
तुम अगर मेरी अपनी औलाद होते तो अभी तुम्हारी जवान खींचकर तुम्हारे हाथ में दे देता, लेकिन तुम मेरे पास किसी की अमानत हो, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और आगे से इस मामले में बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगा, फिर सड़कों पर रातें बसर करोगे तो एक ही दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन राजवीर सबके सामने डटकर खड़ा हो गया, कहने लगा, मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे खानदान में रहने का जहाँ पर अपने ही बच्चों के साथ इंसाफ न किया जाता हो। अगर आप अपने ही बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो मेरे साथ भला क्या करेंगे। वानी बेसहारा नहीं है, इस घर पर उसका भी हक है, उसका भी हिस्सा है, गुलाम नहीं है, वह मालकिन है और मैं वानी को उसका हक दिलवा कर रहूंगा। यह सुनना था कि सब के सब हक्का बक्का राजवीर की तरफ देखने लगे। सबके सामने राजवीर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे स्टोर रूम में ले गया। मैं रो रही थी। मैंने कहा, राजवीर तुमने यह सब क्यों कहा? मुझे आदत पड़ चुकी है यह सब सुनने की और सहने की। सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वो कहने लगा, यही तो गलत है, अपने लिए खुद आवाज उठाओ, वरना आज के बाद मुझे मत रोकना और मैं रुकूंगा भी नहीं, तुम्हारी कसम पर भी नहीं। पहली बार उसने आपसे मुझे तुम कहा था, लेकिन उसके बाद मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि सबका व्यवहार मेरे साथ बदल गया था। मुझे अब कोई भी कुछ नहीं कहता था। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद ही चाचा ने राजवीर को कहा कि वह दूसरे देश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे, जैसे कि नील ने की है। नील भी अब मुझे देखकर रुख बदल जाता था। मैं अपने कामों में बिजी रहती थी। राजवीर दूसरे देश जाने के लिए तैयार न था। मैंने कहा, राजवीर तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, तुम्हें जाना चाहिए। कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ वानी। पहली बार उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। मैंने उसे टोका था। मैंने कहा, यह क्या तुम मुझे तुम कहने लगे हो और आज मेरा नाम भी ले रहे हो? जैसे पहले आप कहते थे वैसे ही कहा करो, बड़ी हूँ मैं तुमसे। मेरी बात पर कुछ पल वह मुझे बिना आंखें झपकाए देखने लगा, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, जरा मेरे साथ तो खड़ी होकर देखें, पूरे 5 इंच मेरा कद आपसे ऊंचा है। फिर कहने लगा कि मुझे लगता है मुझे कुछ सालों के लिए यह दूरी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो सके। उसकी बात को समझी नहीं थी कि उसे बाहर देश जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा करने और नौकरी करने से मेरा फ्यूचर कैसे सुधर सकता था। मैं तो शायद बहुत ही करमजली थी, किस्मत में सिर्फ दुख और गम लिखवा कर आई थी। अगले दिन राजवीर मुझे वकील के पास ले गया। राजवीर ने कुछ पेपर वकील से लेकर मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, इन पर साइन कर दो। मैंने कहा, यह क्या है? वह कहने लगा, यह मैरिज पेपर है, इन पर साइन कर दो वानी, क्योंकि तुम तो उन्हें अपना हिस्सा माफ कर दोगी, इसलिए तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी है कि हमारी शादी हो जाए। राजवीर की बात सुनकर मैं चौंक उठी थी। मैंने कहा, राजवीर मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझसे छोटे हो, मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती और मैं जानती हूँ इस रिश्ते से कयामत ही आ जाएगी। चाची तो कभी नहीं मानेगी कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। राजवीर कहने लगा, भले ही मौसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन मैं अपना जीवन साथी अपने मन से चुन सकता हूँ। राजवीर कहने लगा, यह शादी वैसे भी बस कागजी ही है। जब मैं विदेश से वापस आऊंगा तुम्हारे पापा की सारी जायदाद तुम्हारा नाम लगवा कर फैसला तुम पर छोड़ दूंगा। शायद वह मेरी मदद करने के लिए यह कह रहा था। मैंने साइन कर दिए। हमने यह कोर्ट मैरिज खुफिया ही रखी थी। लंदन जाने से पहले राजवीर मुझसे कहने लगा, मेरा इंतजार करना वानी। इस बार उसकी आंखों में आंसू झलमिला रहे थे। मैंने हमें से हिला दिया। जब वह लंदन गया था उस समय 18 साल का था। वह 4 साल के लिए लंदन चला गया और फिर तो मुझ पर जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। एक दिन मैं सो रही थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आधी रात का समय था। मैं सोच रही थी कि इस समय कौन हो सकता है। सब लोग घर के अंदरूनी हिस्से में सोते थे। आंगन में तो या किचन था या फिर मेरा स्टोर रूम था। यहाँ तो कोई भी नहीं आता था। इन दिनों अम्मा जान भी बीमार रहने लगी थी। मेरे दिल में यह डर सा हुआ कि अम्मा जान को ही कुछ ना हो गया हो। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने नील को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उसकी आंखें न जाने क्यों लाल हो रही थी। फौरन से वह कमरे में दाखिल हो गया, दरवाजा भी बंद कर दिया। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरा यह कहना था। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया। कहने लगा, उस दिन तुम बच गई थी, राजवीर ने तुम्हें बचा लिया था। लेकिन देख लो कैसे मैंने चाचा को तुम्हारे खिलाफ करके राजवीर को कुछ ही दिन के अंदर यहाँ से रफू चक्कर कर दिया है। तुम्हारी खूबसूरती ने तो मुझे पागल करके रख दिया है और मैं जब तक अपने दिल की आग को शांत नहीं कर लेता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हें छोड़ दूं। अब तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है।
मैं अपना आप उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके हाथ जोड़कर विनती कह रही थी कि मैं तुम्हारे चाचा की बेटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, तुम यह कैसे कर सकते हो। वह कहने लगा, तुम मेरी बहन नहीं हो और ना ही तुम मेरे चाचा का खून हो। पता नहीं किसका गंदा खून हो जिसे तुम्हारी माँ ने मेरे चाचा का नाम दिया होगा। तुम्हारी माँ तवायफ थी और तुम भी उसी तवायफ की बेटी हो और किसी का गंदा खून हो। तुम मेरी कोई भी नहीं लगती। मैं रो रही थी, उससे अपना बचाव कर रही थी, लेकिन मेरा वहाँ कोई नहीं था। वह रात मेरी किस्मत में काली स्याही पोत गई थी और मुझे दागदार कर गई थी। सुनील ने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। वह तो अपना काम करके कमरे से जा चुका था, लेकिन मैं वहीं सिसक सिसक कर रो रही थी। जी चाहा कि मर जाऊं, अपने आप को खत्म कर लूं। किसी ने भी मुझे अपने खानदान की इज्जत नहीं समझा था, बस तवायफ की बेटी समझा था। आज मुझे अपना आप तवायफ से कम नहीं लग रहा था। मैं जानती थी कि अगर मैं सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जिसे मुझ पर भरोसा था वह तो 7 समंदर पार जा चुका था। मैं जानती थी कि अगर मैं और इस घर में रही तो नील मुझे हर रात बर्बाद करेगा। यह घर मेरे लिए अब मेरी सुरक्षा की जगह नहीं रहा था, इसलिए मैंने खुद पर एक बड़ी सी चादर लपेटी और उसी रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी मंजिल क्या है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गई थी कि तवायफ की बेटी चाहे शरीफ बाप की बेटी ही क्यों ना हो, लेकिन पहचानी हमेशा तवायफ जादी के नाम से ही है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी किसी कोठे की रौनक बन जाना चाहिए। शरीफों की जिंदगी शायद हमारे लिए नहीं होती, मैं यही सोच रही थी और सुनसान सड़क पर तेज कदम उठाती जा रही थी। रात के जिस पहर मैं घर से बाहर निकली थी, गलियां एकदम सुनसान थी, सड़कें वीरान थी। मैं नहीं जानती थी कब और कैसे मैं एक गाड़ी से टकरा गई थी। गाड़ी से टकराकर मैं बहुत जोर से सड़क पर गिरी थी और होशो हवास खो चुकी थी। जब होश आया तो हॉस्पिटल में थी। मेरे सामने 50-55 साल के लगभग औरत खड़ी थी। मुझे मेरे बारे में पूछने लगी। मैं उसे क्या बताती? अगर मैं उसे सच बता देती तो शायद वह मुझे दोबारा उन्हीं लोगों के पास छोड़ देती जो मेरे रक्षक कम और मेरी बर्बादी का कारण ज्यादा बने थे। मेरे सर पर गहरी चोट भी आई थी, इसलिए मैंने बहाना कर दिया कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं। यह सुनकर वह औरत कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने कहा कि मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वह औरत मुझे अपने घर ले आई। वह काफी अमीर औरत थी, उसकी सारी औलाद विदेश में सेटल थी। अपनी माँ से मिलने वह कभी कभी ही आते थे। उस औरत की मर्दाना जीन्स बनाने की फैक्ट्री थी। मैं भी वही काम करने लगी। बहुत सी बेसहारा औरतें फैक्ट्री में सिलाई करती थी। मेरा काम वहाँ सुपरवाइजर का था। उन बेसहारा औरतों के लिए उस बूढ़ी औरत ने एक घर लेकर दे दिया था, जिसमें खूब सारे कमरे बने हुए थे। मैं भी वही एक कमरे में रहने लगी। मैंने प्राइवेट मैट्रिक किया हुआ था, जो कि राजबीर ने ही कराया था। फिर मैंने भी अभी प्राइवेट कर लिया। उस औरत के ऑफिस का काम मैंने संभाल लिया था। वह औरत बीमार रहने लगी थी, मुझ पर भरोसा करती थी। धीरे धीरे मैं ऑफिस के बहुत से काम समझ गई थी। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। मेरे कई रिश्ते भी इस बीच आए थे, लेकिन मैं रणवीर के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी थी, इसलिए मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती थी। कभी कभी सोचती कि वह क्यों मुझे इस बंधन में डालकर चला गया। एक बार एक बहुत बड़ा ऑर्डर एक पार्टी ने मुझे देना चाहा। करोड़ों का ऑर्डर था। मैंने फौरन से ही ऑफर स्वीकार कर लिया, लेकिन जब मैंने उसके ऑनर से मीटिंग की, न जाने क्यों वह एकटक मेरी ओर देखे जा रहा था। मैं उसे अपनी फैक्ट्री के बारे में और अपने काम के बारे में बता रही थी। मैं उसे कह रही थी कि आपको कभी भी हमारे साथ काम करने में शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा था जैसे वह मेरी बातों से ज्यादा मेरे चेहरे को देखने में दिलचस्पी रखता है। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उसने फौरन से कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन करके मेरे हवाले कर दिए। उसके बाद जब मैं उसके चेहरे पर नजर डाली तो उस लड़के के चेहरे पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट फैल गई। मुझसे कहने लगा, आपका नाम वानी है? हालांकि मेरे साइन से कोई भी यह नहीं पहचान सकता था कि मेरा नाम क्या है, और यहाँ मैं इसी मालकिन के रखे फर्जी नाम से जानी पहचानी जाती थी। किसी को भी मेरा असली नाम मालूम नहीं था। उस अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। पता नहीं क्यों मुझे वह कुछ देख भाला सा लगता था। चेहरे पर हल्की सी शेव थी, खूबसूरत नौजवान था। खैर, मैंने इसका ऑर्डर तैयार करवाना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार वह मेरे घर पर मुझसे मिलने आ गया। चौकीदार ने बताया, आपसे कोई मिलने आया है। मैंने जब इंटरकॉम के कैमरे से उसका चेहरा देखा तो मुझे हैरत हुई। मैंने उसे अंदर बुला लिया। मैं हाल में बैठी चाय पी रही थी। बाकी औरतें अपने अपने कमरों में थी। वह लड़का वही आ गया।
और हैरत मुझे उस समय हुई जब बड़े धड़ल्ले से वो मेरे बराबर में बैठ गया, मेरी आंखों में देखने लगा, कहने लगा, वानी मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैंने कहा था ना मेरा इंतजार करना, कहीं मत जाना। उसकी बात सुनकर मैं सांस लेना भूल गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यह लड़का राजवीर होगा। उसका चेहरा तो बिल्कुल ही बदल गया था। पहले तो बड़ा मोटू सा हुआ करता था, घर में सब लोग उसे मोटू मोटू का कर ही चिढ़ाया करते थे। हाँ, ध्यान देने पर मुझे महसूस हुआ कि आवाज तो राजवीर की ही थी। 7 सालों ने तो उसे बिल्कुल बदल के रख दिया था। मैं 25 साल की थी और वह 23 साल का, लेकिन जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को रोका था। राजवीर कहने लगा, वानी कुछ पूछा है मैंने? मेरा इंतजार क्यों नहीं किया था? मैंने कहा, मैं तवायफ की बेटी थी, इसलिए किसी इज्जतदार घराने में रहने के काबिल ना थी। वह कहने लगा, मेरे साथ चलो वानी। मैंने कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ इज्जत की जिंदगी जी रही हूँ। वह कहने लगा, यह घर किसका है? मैंने उस औरत के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, तुमने शादी कर ली? कहने लगा, बहुत पहले ही कर चुका था। उसकी बात ने न जाने क्यों मुझे बेचैन किया था। अगर वह घर बसा चुका था तो मुझे क्यों शादी के रिश्ते में बांधे हुए था? जी तो चाहा कि उसे कह दूं मुझे भी आजाद कर दो, लेकिन जाने क्यों मैं कह ना पाई। वह कहने लगा, अम्मा जान की मौत हो चुकी है वानी, और जानती हो नील को कैंसर हो गया है। यह सुनकर मैंने उसे देखा था। मुझे देखकर कहने लगा, मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ किया था, उसे उसी गुनाह की सजा मिल रही है। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। आज भी मैं अपना बस खो बैठी थी और उसके सीने से लगकर रोने लगी। अब भी वह अपने हाथों से अपने आंसू साफ कर रहा था, जैसे कभी बचपन में अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किया करता था। नील ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी राजवीर, इसलिए मैं घर से भाग गई, क्योंकि जानती थी मेरी बात पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही भरोसा करते थे। मुझ पर सब ने इल्जाम ही लगाना था, मुझे तवायफ की बेटी ही समझना था। काफी देर रोन के बाद मेरा दिल का बोझ हल्का हुआ तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, क्योंकि अब वो कोई 8 साल का छोटा बच्चा नहीं था, एक भरपूर जवान मर्द था। मैं फौरन से उसे पीछे हट गई। अपनी इस हरकत पर मैं थोड़ा शर्मिंदा हुई थी। राजवीर कहने लगा, गलती तो मेरी थी, मुझे तुम्हें यूं अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। तुम मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए जाना पड़ा ताकि तुम्हारे लिए घर बना सकूं, बहुत सा पैसा कमा सकूं, और आज मैं सब कुछ बन चुका हूं, तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूं। मैंने कहा, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है, वह मुझे स्वीकार नहीं करेगी। मैं यहाँ खुश हूँ राजवीर, तुम जाकर अपनी जिंदगी जियो। वह कहने लगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मेरा घर मेरी पत्नी के बगैर वीरान है। मैंने कहा, कहाँ गई तुम्हारी पत्नी? वह कहने लगा, मेरे साथ बैठी है, लेकिन मेरे घर जाने को तैयार नहीं है। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। वह कहने लगा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ वानी, बचपन से ही तुम मेरे दिल में बसी हुई हो, इसीलिए शादी के बंधन में बांधकर ही मैं विदेश गया था, ताकि तुम्हें दर दर की ठोकरें खाना ना पड़े। लेकिन मेरी बदकिस्मती की जब वापस आया तो पता चला तुम भाग गई हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। नील को जब कैंसर हुआ तो उसने मुझे सच्चाई बताई कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था और तुम क्यों घर से भागी थी। मैंने रो रो कर भगवान से तुम्हें मांगा था वानी, शुक्र है उसने मेरी सुन ली। राजवीर की आंखों में अब भी आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा, मेरे साथ चलो, तुम्हारे बगैर अब जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मेरा हाथ थामे वह मुझसे कह रहा था। मैंने इनकार नहीं किया था, क्योंकि लंबी थकान भरे सफर के बाद मैं भी थक चुकी थी। पूरे हक के साथ इस बार मैं राजवीर के सीने से लगी थी। मैंने कहा, राजवीर मैं भी थक चुकी हूँ, अब अकेले सफर तय नहीं होता, मुझे भी एक सच्चे साथी की जरूरत है। मुझे छोड़कर अब कहीं मत जाना। राजवीर इस बार मुझे कसकर अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था। वह मुझे अपने साथ घर ले आया, जो मेरा असल साहिबान था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।